लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया था म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। देन आज हम करेंगे टोरॉइड। सोलेनॉइड ही है। टोरॉइड बेसिकली जैसा सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड को एक एंड से दूसरे एंड तक जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? टोरॉइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? टोरॉइड। मतलब कि एंडलेस सोलेनॉइड। क्या हो गया? एंडलेस सोलेनॉइड हो गया। इस तरीके से जुड़ जाएगा तो इसको टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, टोरॉइड इसको कहते हैं। आप लिख सकते हो एंडलेस सोलेनॉइड। ठीक है, एंडलेस सोलेनॉइड। तो ये टोरॉइड है। मनीष, हुआ? सही हुआ? नहीं हुआ? तो इसको कहते हैं टोरॉइड। फिर इसकी डेरिवेशन देखते हैं। मेन डेरिवेशन है इसका टोरॉइड का। तो जिस तरीके से सोलेनॉइड का हमने सेक्शन लिया था उसी तरीके से टोरॉइड का केस देखेंगे। तो एंडलेस सोलेनॉइड है तो इसमें मेन टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन आइडियल टोरॉइड। तो जो टॉपिक हमारा इसमें हमें निकालना है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखो तो ये स्प्रिंग है जिसको आपने एंड से एंड जोड़ दिया है, ज्वाइंट कर दिया है। तो एंड से एंड जब आपने ज्वाइंट किया है तो बेसिकली आप देखोगे इसके तीन सरफेस हम ले सकते हैं। ये तो सेंटर हो गया। तो सेंटर का एक सरफेस ये हो गया जो कि स्प्रिंग के इस साइड वाले पोर्शन में है, ये सरफेस। ठीक है, एक सरफेस जो स्प्रिंग के बाहर वाला केस है और एक सरफेस है स्प्रिंग के अंदर से, ये। तो ये तीन सरफेस होंगे, तो इन तीनों सरफेस को हमें लेके चलना है। ठीक है, इन तीनों सरफेस को हमें क्या करके ले चलना है? लेके चलना है। तो टोरॉइड तो ऐसा होता है। पर जिस तरीके से सोलेनॉइड का मैंने सेक्शनल व्यू डायग्राम आपने बनाया था, बहुत बच्चे क्लास में नहीं थे कल लास्ट क्लास में। आई होप उन लोगों ने वीडियो देखी होगी, रिकॉर्डिंग देखी होगी। ठीक है, आई डोंट नो क्यों सारे गायब बोलिए थे। आए तो सारे थे बट किसी का कनेक्ट नहीं हुआ था ज्यादातर बच्चों का। चलिए ठीक है, वो वीडियो आपने देख ली होगी, रिकॉर्डिंग। तो उसमें आपने देखा था कि मैंने सोलेनॉइड का क्या करा था? सेक्शनल व्यू बनाया था। सेक्शनल व्यू में मैंने बताया था कि क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम टोरॉइड का क्या बना लेंगे? एक सेक्शनल व्यू डायग्राम बना लेंगे। तो सेक्शनल व्यू अगर डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम कैसे बनेगा देखिए जरा। ये तो सेंटर हो गया और ये हम ले लेते हैं इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, इधर हो गया डॉट, मतलब कि बाहर के साइड आ रहा है वायर। और इधर हो गया क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस, ये इधर हो गया डॉट। अब तीन सरफेस क्या ले सकते हैं? एक तो मेन सरफेस होगा जिसको मैं इनसाइड डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये डॉटेड लाइन जो इनसाइड ले रहा हूं इसको मैं सरफेस मान रहा हूं एस। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। क्या मान लो? कैपिटल आर। ठीक है, फिर एक सरफेस ले रहा हूं मैं अंदर की साइड। एक सरफेस क्या हो गया? अंदर के साइड, जिसको मैं S1 ले रहा हूं। इसका रेडियस R। और एक सरफेस ले रहा हूं बाहर की साइड, दैट इज S2। इसका भी रेडियस R मान सकते हैं। मतलब कि तीन कंडीशन होंगी, R इज लेस देन R, R इज इक्वल टू R और R इज ग्रेटर देन R। यानी तीन सरफेस हो गए।
R इज लेस देन R हो जाएगा S1 के लिए, R इक्वल टू R हो जाएगा S के लिए, R इज ग्रेटर देन R हो जाएगा S2 के लिए। आई होप 3 सरफेस समझ में आ गए होंगे सभी को। तो इन तीनों सरफेस के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और किसका यूज करते हुए निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए निकालना है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू टोटल करंट। ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो क्या है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फॉर लूप, लूप कह लो सर्कल कह लो, मैं निकाल रहा हूं S1 के लिए, ठीक है, S1 के लिए निकाल रहा हूं, समझ गए। तो S1 के लिए निकालोगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1 B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में करंट यानी I। अब अगर आप बात करो S1 की, S1 मतलब कि ये जो स्प्रिंग का केस है अंदर वाला, वायर किसमें, वायर कहाँ पे है, जैसे ये स्प्रिंग है तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो इस वायर में फ्लो कर रहा होगा ना, इन वायर में फ्लो कर रहा होगा करंट। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन लूंगा, इस पोर्शन में तो कोई करंट ही नहीं है, इस पोर्शन में कोई करंट नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, तो बी इज इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। समझ गए, किसके लिए, S1 के लिए। यानी कि इस पॉइंट पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट नहीं है। सिमिलरली मैं अगर निकालना चाहूं फॉर लूप S2 के लिए, किसके लिए, S2 के लिए, S2 के लिए भी अगर मैं निकालता हूं क्लोज इंटीग्रल ऑफ S2 इज इक्वल टू B डॉट DL, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, है ना। अगेन देखो I की बात होगी यानी स्प्रिंग, इसके बाहर वाला केस, ये बाहर वाला केस, अगेन करंट किस में फ्लो कर रहा है, इस स्प्रिंग में। तो यानी कि ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा इसमें तो कोई करंट ही नहीं है, बाहर वाले पोर्शन में कोई करंट नहीं है, तो ये क्या केस हो जाएगा, क्या केस हो जाएगा, कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो अगेन बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, जीरो। क्यों, क्योंकि जो करंट है, जो करंट है वो क्या है, जीरो है। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये ध्यान रखना, ये आर इज लेस देन आर के लिए है और ये आर ग्रेटर देन आर के लिए है, ठीक है, समझे। तो ये चीज हो गया आर ग्रेटर देन आर और आर लेस देन आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि स्प्रिंग का जो टॉरॉइड का जो अंदर वाला पोर्शन होगा वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि वहां कोई करंट नहीं है। उसी तरीके से टॉरॉइड के बाहर वाला पोर्शन अगर रहते हैं तो उसमें भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि क्या हुआ, उसमें भी करंट की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, अब हमारे पास बच गया एस वाला यानी कि जिसमें आर इक्वल टू आर के बराबर है, ठीक है। आर इक्वल टू किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो हमारे पास जो थर्ड लूप आएगा फोर लूप एस जिसमें आर इज इक्वल टू आर है, तो उसके लिए आप क्लोज इंटीग्रल ऑफ करोगे एस के लिए, दैट इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में आई, आई मतलब टोटल करंट, है ना। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, इसको क्या कर दे रहा हूँ, रब। तो म्यू नोट इंटू में टोटल करंट। अब इस टोरॉइड में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना है। तो टोटल करंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ इनटू काई, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ इनटू आई। समझ गए, कहने का मतलब है कि मान लो इस टोरॉइड की एक लेंथ है, मतलब जब इसको जोड़ते हो तो एक लेंथ होती है ना, अब उस लेंथ में करंट फ्लो कर रहा है बट उस लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सो बेसिकली आई जो फ्लो कर रहा है, आई करंट जो फ्लो कर रहा है वो एक टर्न में फ्लो कर रहा है। कितने टर्न में फ्लो कर रहा है, एक टर्न में। और टोरॉइड में कई सारे टर्न्स हैं, ठीक है। तो अगर एक टर्न में आई करंट फ्लो कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में कितना करंट फ्लो करेगा उसके लिए आप क्या कर दोगे,
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में आई, यही करोगे। अगर एक टर्न में करंट आई फ्लो कर रहा है तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने पड़ेंगे और उसको आई से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको टोटल करंट मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालें, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, म्यू नॉट इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में करंट। अब नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालें, नंबर ऑफ टर्न्स में हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉल n है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर टोरॉइड की लेंथ l है तो l लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे n इंटू में l। ये बात सभी को समझ में आई। एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, है ना, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, तो l लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n इंटू l, l लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n इंटू l। तो बस फिर क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे म्यू इंटू में l इंटू आई, तो इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट इंटू n इंटू l इंटू आई। ठीक है, ये तो पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो डॉट हटाओगे तो cos थीटा क्या आ जाएगी आपकी, cos थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा आएगी 0 यानी कि 1, डॉट हटाएंगे तो b बाहर और dl का इंटीग्रेशन। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, dl का इंटीग्रेशन होता है आई एल, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है उसी तरीके से dl का इंटीग्रेशन क्या होगा l। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल गया तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई क्या मिल गया, म्यू नॉट एन आई। समझ गए, तो ये किस में मिला, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी, है ना, b इज इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट एन आई। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देख लेना, ये ध्यान रखना, वेयर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n, जो स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ है कैपिटल N अपॉन में L, जो स्मॉल n है कैपिटल N अपॉन में L दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई, जो सोलेनॉइड का आया था म्यू नॉट एन आई वही टोरॉइड का भी आ गया म्यू नॉट एन आई। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसको कोई कोई पॉइंट नहीं समझ में आया दोबारा समझना हो। अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड यस लिख देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया है। आशीष यस, ओके, बाकी बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ को हमने अप्लाई किया है, जस्ट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दो लूप अंदर वाले और बाहर वाले के लिए जो लूप है उसके लिए कोई करंट नहीं है इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गया, और जो अंदर वाला है वायर के अंदर वाला क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें आई की वैल्यू हम डालेंगे पर हमें टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ एंड देन मल्टीप्लाई बाय आई दैट इज टोटल करंट। मानसी समझ में आया, मानसी का रिप्लाई नहीं आया, सोनिया रावत, निशु सिंह, सर आपने सिर्फ लास्ट एस में ही क्यों टोटल करंट क्यों लिया है। देखिए लास्ट में
बेसिकली पहले तो करंट की बात करो, टोटल की तो बाद में की बात है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि वहां करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो हमें टोटल करंट निकालना होगा। अब अगर हम जैसे S1 और S2 की बात करते हैं तो इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो टोटल निकालने की बात ही क्यों होगी। और फॉर्मूले में हमेशा टोटल की ही बात होती है। जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं बी डॉट डी एल इंटू में म्यू नॉट इंटू आई, तो आई का मतलब होता है टोटल करंट, जितना भी करंट वहां से फ्लो कर रहा है वो सारी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल की बात मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली कि हर S1 और S2 में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई वायर नहीं है। तो अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो फिर टोटल की तो बात ही नहीं आएगी। बट जब S की बात कर रहे हैं तो वहां पे करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए टोटल की बात हम कर रहे हैं। निशु ठीक है, ओके। तो सभी को समझ में आ गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं उसके बेस पे हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ समझते चलेंगे। मैंने बोला था कि इसमें ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है। डायरेक्शन आपको अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में डायरेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, इनवर्ड, परपेंडिकुलर, कितने एंगल पे, ये सब इसमें पूछा जा सकता है। और डायरेक्शन आप जब तक लगाना नहीं सीखेंगे, इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं उनको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो जितनी भी डायरेक्शन मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल उस दिन मैंने लगाने के लिए भी बोला तो किसी ने तो कुछ लगाया नहीं। पर इसको आप साथ ही साथ ट्राई करते रहेंगे, डायरेक्शन का रोल समझते रहेंगे। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के साथ हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, क्वेश्चन लिखते चलेंगे, आप लिखते चलो, मैं बोलता चाहूंगा, या फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग में से आंसर सॉल्यूशन समझ लीजिए, बाद में रिकॉर्डिंग में से आप क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। ठीक है, या अदरवाइज एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी हैं तो वो भी ध्यान दे सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन कहता है एन एलिमेंट dl इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप, जिसमें dx की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 एम्पियर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। और आपको मैसेज सभी को मिल गया होगा कि संडे को टेस्ट मैंने शेड्यूल किया है चैप्टर 3 का, तो अपना तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, कोई डाउट आपको चाहिए हो तो सैटरडे तक अपने डाउट क्लियर कर लें, ये ना रहे कि सर ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एन एलिमेंट, एलिमेंट मैंने बताया था डीएल, डीएल को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तो डीएल की वैल्यू दे रखी है दैट इज डी एक्स आई कैप। आई कैप किसके लिए यूज होता था, एक्स एक्सिस के लिए। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ये सब 11th में पढ़े थे। वेयर dx की वैल्यू दे रखी है, dx की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई, आई कैरी करके लेके जा रहा है करंट दैट इज 10 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जिसमें डिस्टेंस बोल रहा है 0.5 मीटर। अगेन क्वेश्चन सुनिए, that is an element dl dxi cap is placed at the origin and carries a large current I 10 ampere. What is the magnetic field on the y axis at a distance of 0.5 meter? At a distance of 0.5 meter. तो समझिए इसको, क्या समझे आप कि ये कुछ इस तरीके से हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इस पॉइंट पे एक एलिमेंट रखा हुआ है ओरिजिन पे, दैट इज डीएल एलिमेंट रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो करंट की डीएल की डायरेक्शन क्या है, आई कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में है। समझ गए। अब वो कह रहा है कि इस एलिमेंट की वजह से वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसका डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ है,
0.5 मीटर, 0.5 मीटर ये दिया हुआ है, समझे। तो हमें ये निकालना है। तो अब आपको याद होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट है यानी कि करंट। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कोई बताएगा? कौन बताओ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसमें? इसमें ना एंगल दिया है ना कुछ दिया है, कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम? टिक टिक वन, टिक टिक टू, अंताक्षरी में खेलते हो ना, टिक टिक वन, टिक टिक टू, बताओ कोई। कौन नहीं बता रहा है? चलिए मैं ही बता देता हूँ फिर। बायट सावर्ट लॉ, सोनिया गुड, वेरी गुड। बायट सावर्ट लॉ लगाएंगे, तो बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, दैट इज क्या पढ़ा है हमने, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, समझे। ये है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में आता है साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल। अब एंगल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? तो बच्चे साइन थीटा अगर आपको याद हो, हम साइन थीटा कब लगाते थे? हम साइन थीटा लगाते थे क्रॉस प्रोडक्ट में। हमने दो तरीके के प्रोडक्ट पढ़े हैं वेक्टर में, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो साइन थीटा जो होता था वो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए होता था। अगर आप साइन थीटा को हटाते हो तो आप क्रॉस लगाते हो, और डीएल वैसे ही क्या है, वेक्टर। तो अगर आप साइन थीटा को हटाओगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब 4 पाई। ये फॉर्मूला बन जाता है बायट सावर्ट लॉ। नई चीज सीखे, इसीलिए न्यूमेरिकल करते हैं। साइन थीटा को हटाया तो क्या लगा दिया, आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि एंगल जो होता है वो आर और एलिमेंट के बीच का होता है, ठीक है। तो एलिमेंट और आर के बीच का होता है, तो इसलिए हम साइन थीटा का हटा के किसके बीच का एंगल देखेंगे, आर और एलिमेंट के बीच में। अगर ऊपर आर आएगा तो नीचे भी आर आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर आर लगाया तो नीचे भी आर लगा दिए, ठीक है। तो बस क्या है, अब आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, समझे। या दूसरा तरीका, ये मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए था, ठीक है। दूसरा तरीका ये समझ सकते हो कि क्या कहते हैं, हाँ, दूसरा तरीका ये समझ सकते हो कि अगर हमने बताया कि जो एंगल होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, करंट एलिमेंट और आर के बीच का, ये आर है, ये एंगल है, तो आप एंगल अगर देखोगे तो क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला, ये दो तरीके के फॉर्मूले हो गए जो आपको समझाने थे। अगर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हो, इजी वे में समझना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा में थीटा जो एंगल होता है वो आर और डीएल के बीच का होता है। तो डीएल ये रहा, आर ये रहा, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बन गया, थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आप अप्लाई करके निकालेंगे, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब तो इजी लग रहा होगा, इजी लगेगा तो क्या कर दोगे, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मीटर 1 सेंटीमीटर क्या कर दोगे, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, समझे, नहीं समझे। तो ये देखिए म्यू नॉट की जगह पे आ गया, इसकी जगह पे आ गया 10⁻⁻⁷, आई की जगह पे आ गया 10 एम्पियर, डीएल की जगह पे आ गया dx अपॉन में आर की जगह पे आ गया 0.5 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे। अब आप कह रहे सर dx की जगह पे आई कैप है, dx के साथ में आई कैप है, आपने आई कैप नहीं लगाया। अब देखो सिंपल सी बात है, आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं डायरेक्शन। अगर आपने थीटा आपने लगा दिया, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगा देते थे, डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस थीटा लगा देते, इसका मतलब आप वेक्टर को हटा के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वेक्टर को हटा के किसकी बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। अब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आप डायरेक्शन को इंक्लूड तो नहीं करोगे,
तो आपने यहाँ पे साइन लगा दिया, साइन लगा दिया मतलब एंगल को इंक्लूड कर दिया, एंगल को इंक्लूड कर दिया तो आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, समझे। अगर आपको आई कैप यानी कि ये जो आई कैप है इसको भी इन्वॉल्व करना है तो आप फिर ये फॉर्मूला यूज ना करके आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे, समझिए। हमने क्या बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन को इंक्लूड करता है, ये चीज आपने यहां से समझ ली, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आना चाहिए। सॉल्व करने के बाद वो कुछ आना चाहिए आपका, क्या आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻8, 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई यानी कि 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू पुट करोगे तो आई की वैल्यू कितनी रखिए 10 एम्पियर, डीएल की जगह पुट करोगे तो क्या आ जाएगा dx इंटू में आई है, और आर की बात करोगे तो आर किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये रेडियस है ना, डिस्टेंस है, ये किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से, तो आई क्रॉस जे, ठीक है, अपॉन में आई क्रॉस जे। अब आर से आर यहाँ पे आपने आर की डायरेक्शन पुट कर दी है, और डायरेक्शन की पुट करोगे तो नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, आर क्यूब की नहीं, ये ध्यान रखना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आर की जगह पे आपने क्या कर दिया है, डायरेक्शन पुट कर दी है, तो डायरेक्शन पुट करने के बाद एक आर से एक आर वैल्यू पुट कट जाएगा। इसका मतलब देखो क्या है, आपने वेक्टर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, अगर मैं कोई वेक्टर लिख रहा हूं तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अपॉन इंटू में डायरेक्शन। तो आर कैप इंटू आर, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू में यूनिट वेक्टर। तो इस आर वेक्टर की जगह पे मैं आर इंटू जे लिखूंगा तो आर से आर कैंसिल, क्या बचा आर स्क्वायर, है ना। इस आर की जगह पे ये पुट करूंगा ना, इस आर की जगह पे क्या पुट करूंगा ये, क्योंकि आर हो गया मैग्नीट्यूड और जे का मतलब ये इस डायरेक्शन में है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा और इधर क्या आ जाएगा जे के। अब आई क्रॉस जे क्या होता है कोई मुझे बताओ, इतना तो बताओ, आई क्रॉस जे क्या होता है ये बताओ मुझे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस जे के, सोनिया गुड, खाली सोनिया ही पढ़ रही है क्या, और कोई पढ़ नहीं रहा है, खाली वीडियो देखते हो और चले जाते हो हैं। आई क्रॉस जे के, तो सॉल्व करोगे 10⁻⁻7 इंटू 10, dx की वैल्यू 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2, अपॉन में रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 का स्क्वायर, और आई क्रॉस जे आ गया के कैप। इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड तो निकाला साथ में उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली, समझे, साथ में उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली, और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁻8 के कैप इंटू में टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला। यहाँ पे किसी को कोई बात नहीं समझ में आए तो बताइए, और अगर समझ में आ गई तो यस करिए। हमने क्या किया, बायट सावर्ट लॉ लगाया, बायट सावर्ट लॉ लगाओगे तो ये फॉर्मूला कहता है साइन थीटा, साइन थीटा का लगाओगे तो मैंने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब किसी के बीच में होगा, और वो साइन किसके बीच में होता है डीएल और आर के बीच में, तो साइन थीटा हटाया तो क्रॉस लगाया किसके बीच में आर के बीच में, तो ये क्रॉस लगा दिया आर, और अगर ऊपर आर लगाओगे तो नीचे भी आर क्यूब करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, अब यहाँ पे आप देखो 90 डिग्री, अगर ये वाला लेते हो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, तो आई जे के कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा इस वाले में। यहाँ बात करोगे तो आप डायरेक्शन को साथ लेके चल रहे हो, इस फॉर्मूले में डायरेक्शन को साथ लेके चल रहे हो तो आपको आई जे के इंक्लूड करना पड़ेगा, तो डीएल में दे रखा है dx आई कैप, आपने पुट कर दिया dx आई कैप। आर अगर देखोगे तो आर किस डायरेक्शन में जे कैप में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर, तो आपने आर वेक्टर की जगह पुट कर दिया आर जे कैप, और आर से आर कैंसिल हो गया तो नीचे क्या बचा आर स्क्वायर, ऊपर आ गया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होता है के वेक्टर, के कैप, ठीक है, और सबकी वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करके आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8 के कैप टेस्ला, समझे। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस यस कर दें, देन हम आगे बढ़ सकें।
ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बायट सावर्ट लॉ को अप्लाई करके। ठीक है, ठीक है, ओके। चंचल, सोनम, ओके, तो आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये थोड़ा समझाने के लिए है। इसमें काफी पोर्शन तो आप खुद ही बता देंगे, इस चीज को मैं रब कर रहा हूँ और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, 2 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक स्क्वायर और इसमें फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है, इसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट। स्क्वायर है, ध्यान रखें। अब करंट है तो करंट फ्लो करेगा, तो वैल्यूज बता देता हूं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसकी जो साइड्स दे रखी हैं दैट इज 10 सेंटीमीटर और सेंटर पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल की वजह से सेंटर पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की वजह से। और जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो कर रहा है 10 एम्पियर। करंट जो फ्लो कर रहा है वो क्या फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहली बात, आपको हमने टॉपिक जो पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका फॉर्मूला हमने डेरिवेशन करी थी और फॉर्मूला भी निकाला था। ठीक है, फाइनाइट के लिए। तो ऐसे में वो फॉर्मूला क्या था आप रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता दूं, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए यानी डिस्टेंस, और इनटू में क्या आ जाएगा? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। समझे? साइन फाई 1 अपॉन साइन फाई 2। समझ गए? ये वैल्यूज दे रखी हैं, तो जो फॉर्मूला आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब साइन फाई 1 और फाई 2 कहां बनता था? साइन फाई 1 और फाई 2 अगर डायग्राम याद हो आपको डेरिवेशन का, वो एक ये बनता था और एक ये बनता था, फाई 1 एंड फाई 2। अगर इसको ओ ले लूं और इसको पॉइंट दे दूं तो मुझे ओटी की वैल्यू कोई निकाल के बताएगा? इतना तो करो कम से कम, ओटी की वैल्यू बताइए क्या आएगी? अगर डिस्टेंस साइड 10 सेंटीमीटर है तो ओटी की वैल्यू क्या आएगी? ये जल्दी से बताएं मेरे को। रिकॉर्ड करना याद नहीं दिलाते, रिकॉर्ड करना। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। मनीष कह रहे हैं राइट हैंड थंब रूल, बिल्कुल सही। तो राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाते हो तो ये देखिए, राइट हैंड थंब रूल आपने लगाया तो इस तरीके से वायर में पकड़ के इनवर्ट आया, इस वायर को भी पकड़ोगे तो इनवर्ट, ऐसे पकड़ोगे इनवर्ट, तो हर जगह लगा के आप दिखाओगे तो राइट हैंड थंब रूल के बेस पे इनवर्ट आएगा। सोनिया अभी समझ में अभी दिख रहा है? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा? सबको तो दिख रहा है बेटा, आपको नहीं दिख रहा। देखो कैमरा ऑन ऑफ करके देखो, कुछ होगा सीन। ये था क्वेश्चन, सबके आंसर आए? बिल्कुल सही। अच्छा लगा तुम लोग सही आंसर दे रहे हो, अब चाहे कैसे भी दे रहे हो। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? इसमें दो फिगर है, मैं दो फिगर बना के दे रहा हूँ, ये स्क्रीन आप देख लीजिए।
मानसी कह रही है सोनिया कि आपका नेट में थोड़ा स्लो आ गया होगा, इस वजह से हो रहा होगा। वो कह रही है कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रखी है, मैं भी सोनिया आपके साथ ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें डायग्राम देखो मैं बना देता हूं। डायग्राम है एक ये, और दूसरा डायग्राम है ये, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये सेंटर हो गया ओ, ए बी सी डी ई, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन है ये, और इसमें करंट की डायरेक्शन ये दो डायग्राम आप देख लोगे हाफ बेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर is bent into a semicircular arc of radius 2 सेंटीमीटर, यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर, और सेमी बेंट आर्क अब बनाई गई है जिसका रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है shown in the figure, consider the magnetic field B at the center of the arc। कह रहा है कि B जो सेंटर ऑफ द आर्क है इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब क्वेश्चन आता है, पहला पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, यानी कि ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है, इन स्ट्रेट सेगमेंट के बेस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताइए। स्ट्रेट सेगमेंट के बीच में क्या एंगल, क्या वो होगा, क्या कहेंगे, हाँ, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इन स्ट्रेट सेगमेंट के बीच की वजह से सेंटर ओ पॉइंट पे। कोई बताएगा क्या हो सकता है। इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर है। अब तो सीधा आंसर बता दो मेरे को कि जो स्ट्रेट सेगमेंट है ए बी और डी ई, इन स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से जो जीरो है, मतलब ओ पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप देखो स्ट्रेट सेगमेंट यानी स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो बायट-सावर्ट लॉ लगाते हो बेसिकली। तो बायट-सावर्ट लॉ में क्या होता है कि अगर आप वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे निकालते हो तो वो क्या होता है, वहां पे एक एंगल बनता है, चाहे वो ये एंगल बन रहा है चाहे वो एंगल बन रहा है। ये एंगल बनेगा तो 90, ये एंगल बनेगा तो थीटा, और आगे जाएगा तो और एंगल छोटा बन जाएगा, और आगे जाएगा तो और एंगल छोटा बन जाएगा। अब मान लो कि वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो जो वायर है उसी पे आ जाए, क्या आ जाए, उसी पे आ जाए, तो क्या होगा, एंगल कितना बन जाएगा, 0, है ना। यानी कि आप देखो तो इसका एक्सिस क्या है, सेम है, यानी कि दोनों सेगमेंट क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। अगर सेगमेंट पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा, 0, और साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। यानी कि स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से सेंटर ऑफ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि सेंटर अगर पैरेलल कंडीशन है, पॉइंट वायर के ऊपर ही है, तो ऐसे में एंगल 0, और अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, sin थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है सेंटर में। यानी कि कभी भी आपको अगर कोई सर्कुलर वायर दी जाए और उसमें कोई भी स्ट्रेट सेगमेंट अगर ऐड करी है तो उसकी वजह से उस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सीबीएसई ब्लॉक में, ठीक है, सीबीएसई के अंदर। जेईई मेन में क्या है, जेईई एडवांस, इन सब में अगर आप जाते हो तो वहां पे और अकॉर्डिंग रूल ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको वहां नहीं जाना है। अभी जो है कोई रूल नहीं है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, ये सर्कुलर सेगमेंट की वजह से। समझ गए, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है in what way the contribution of to B from the semi circle
differs from that of circular loop and that in what way does it resemble। ठीक है, ये कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों में सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड है, इतना तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है, पर ये पूछ रहा है कि ये किस तरीके से आपस में डिफर कर रहे हैं और किस वे में आपस में रिजेंबल कर रहे हैं, वो चीज आपको बतानी है। रिजेंबल करने का मतलब है कि आपस में कैसे मेल खा रहे हैं, वो बताओ क्यों मेल खा रहे हैं, और डिफर यानी कि दोनों में डिफरेंस क्यों है ये भी बताना है, ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप देखोगे ये क्या है, हाफ सर्कल, ठीक है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ड्यू टू सर्कुलर वायर एट सेंटर, सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। याद है किसी को? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो किसी को, वो हमने निकाला था, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इंटू में एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इंटू में एंगल इन रेडियन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, ये क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, इसकी बात करता हूँ पहले डायग्राम की, और ये सेकंड डायग्राम, पहले डायग्राम की बात करता हूं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर -7। आई की बात करूंगा तो आई दे रखा है 12 एम्पियर। आर की बात करता हूं तो आर दे रखा है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। बचा एंगल, इंटू में क्या करना है, एंगल। एंगल का मतलब होता है रेडियन में एंगल पुट करना है, तो आपको पता है पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ ये कितना एंगल बना रहा है, इससे इससे कितना एंगल बना रहा है, 180 है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, 180। तो यानी कि एंगल को रेडियन में पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, पाई, क्या पुट करोगे, पाई, और पाई की वैल्यू पुट करोगे यानी 3.14 अगर आप पुट करते हो, ठीक है, 3.14 पुट करते हो तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, या तो आप पाई में लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। ये किसका आया, पहले वाले का, क्या आया, 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 टेस्ला। ये आंसर किसका आया, इस वाले का। अब एक बात बताइए, इधर भी हाफ सर्कल, इधर भी हाफ सर्कल, इधर भी एंगल पाई, इधर भी एंगल पाई, इधर भी करंट 12 एम्पियर, इधर भी करंट 12 एम्पियर, तो आंसर क्या आएगा, सेम। यानी कि दोनों सेगमेंट में, दोनों डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो अगर रिजेंबल वाली बात करेगा, अगर रिजेंबल वाली बात करेगा तो रिजेंबल में आप कहोगे कि दोनों डायग्राम में मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है, तो यहाँ ये रिजेंबल कर रहा है। पर डिफर कैसे कर रहा है, डिफरेंस कैसे आ रहा है, डिफरेंस आ जाएगा डायरेक्शन का, क्योंकि आप देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ, देखो आप, तो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इस तरीके से लगाएंगे और ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब पहले वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, है ना। और आउट दूसरे वाले डायग्राम में लगाओगे राइट हैंड थंब रूल तो इसमें बाहर निकल रहा है, तो इसमें डायग्राम क्या, डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड। तो इस वे में ये क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। आई होप सभी को समझ में आया। ये वाला देखो, कोई भी सेगमेंट हो, मैंने बताया था, चाहे ये हो, इस तरीके से हो, ये एंगल दे रखा हो, करंट आई फ्लो कर रहा हो, जितना भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और एंगल रेडियन में पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जेईई मेन में भी ये अप्लाई होता है, तो इस चीज से ध्यान रखेंगे। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली देखे गए हैं, बट आप सिलेबस में है तो कर लीजिए। तो आप समझ गए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी को कहीं भी कोई पॉइंट में समझ में ना आया हो, और अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दें, हाँ समझ में आ गया, ओके सर, क्लियर सर, वेल डन सर, जो भी लिखना है लिख दो, थोड़ी तारीफ मेरी भी कर दिया। हाँ चलिए, समझ में आ गया सभी को? आशीष, दिव्यांशु, चंचल, मनीष, निशु, सोनम, सोनिया,
मानसी, तो मानसी का नाम नहीं लूंगा तो मानसी रिप्लाई नहीं करेगी, है ना। अच्छा मानसी है ही नहीं, अब वो गायब हो गया, उसका नेट स्लो हो गया। चलो चलिए, फिर आपको यहाँ तक समझ में आया, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी है, वो भी देखते हैं, इसका आंसर आप खुद देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट योर आंसर, वुड योर आंसर बी डिफरेंट if the wire were bent into a semicircle arc of a same radius but in the opposite way as shown in the 3A31B? अच्छा थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ये जो डायग्राम है इसको इसी तरीके से सेम रेडियस में अगर बेंड किया बट इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो क्या आंसर में, आपके आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा। मतलब इस वाले डायग्राम को इसकी तरह बेंड कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया, तो इसके आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा। यस और नो, यस और नो में आंसर दीजिए सेकंड वाले डायग्राम में। मनीष यस, आशीष, दिव्यांशु, सोनम नो, आशीष नो, और कोई, सोनिया, निशु, सोनिया यस। हाँ जी, आंसर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, इसको अगर इसकी तरह बेंड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी, आउटवर्ड से इनवर्ड हो जाएगी। आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा, बाकी सब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हाँ मनीष बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कह रहा है a tightly wound 100 turns coils of radius 10 cm। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं क्वेश्चन जब तक बोल रहा हूँ। a tightly wound 100 turns coil of radius 10 cm carrying a current of 1 ampere, carrying a current of 1 ampere, what is the magnitude of the magnetic field what is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil, at the center of the coil। ठीक है, ये देखिए इसको रब करते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ये टाइटली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल है, 100 टर्न के टाइटली बाउंड है, मतलब बाउंड करते हैं ना ऐसे, मतलब वायर को इसके ऊपर लपेट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 100 टर्न है, यानी कि कैपिटल क्वेश्चन में कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, और जो रेडियस है वो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट क्या फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? Center of the coil, center of the coil में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालना है। ठीक है, सेंटर ऑफ द कॉइल में निकालना है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई Ni अपॉन में R। समझे, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी आपने, जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए एक सिंगल टर्न है उसके सेंटर पे निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने निकाला था म्यू नॉट I
क्या निकाला था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इंटू में 2 पाई। ठीक है, ये निकाला था किसके लिए, एक सिंगल टर्न के लिए, अगर सेंटर में निकालना है। बट अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप क्या कर दोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, n म्यू नॉट आई इंटू में 2 पाई अपॉन में 4 पाई r। तो आप देखोगे पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, n की वैल्यू 100 म्यू नॉट। अच्छा, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, बात वही पड़ जानी है आपकी। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू आई कितना है, आई कितना है, आई है 1 एम्पियर। ठीक है, आई है 1 एम्पियर, ये आ गया 1 एम्पियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू में आर कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 -1। तो ये है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी थी, पुट करके सॉल्व करके आप निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4, 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, -4 टेस्ला। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 0.5 मीटर। मीटर, ठीक है, और रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की बात हो रही है, मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, 500 टर्न्स दे रखे हैं, एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो बताना है, समझ गए। तो आप देखिए, सोलेनॉइड की बात हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, म्यू नॉट एन आई, ये पढ़ा है म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे n स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल N, तो मैंने बताया कि जो स्मॉल n होता है वो कैपिटल N अपॉन में लेंथ होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n बाय l इंटू आई, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n कितना है 500 अपॉन में 0.5 इंटू में i कितना है 5। तो आई गेस सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी कैलकुलेशन है और आपका आंसर आ जाना चाहिए कितना 6.28 इंटू 10⁻⁻3, 6.28 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। ठीक है, समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है, कहीं ना समझ में आए तो पूछ लेना, समझे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं अभी तक। सोलेनॉइड का केस हो गया, एक क्वेश्चन रह गया, इसको चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का होमवर्क लिखिए, तुम लोगों को होमवर्क नहीं मिल रहा है ना बहुत दिनों से, बच जा रहे हो, ध्यान से निकल जाओ, आज नहीं बचोगे। तो क्वेश्चन में लिखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 4.8,
अभी तक इतना ही कराया है। तो 4.8 तक आप 4.8 4.1 से 4.4 एंड 4.8 ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो गए। ये 5 क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करेंगे, पूरा फॉर्मूला बेस है जैसे आज मैंने कराया है वैसे ही, और करके सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे, मैं आंसर्स चेक करूंगा। ठीक है, सबके आंसर मैं देखता हूँ होमवर्क। ओके, तो किसी को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Any doubts, anyone? No doubts. चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।